हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी जीके क्लासेज। आज इस वीडियो में हम ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम यानी कि मानव कंकाल तंत्र के विषय में डिटेल से अध्ययन करेंगे। यह वीडियो मैंने विशेषकर 12th क्लास के बायोलॉजी के बच्चों के लिए बनाया है। इसमें साथ में मैंने आकर्षक चित्रों को भी शामिल किया है। अस्थियों के बारे में इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे, उपास्थियों के बारे में देखेंगे और संधियों के विषय में इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। तो इस वीडियो में हमने ब्रीफली जो है वो इसके अंदर शामिल किया गया है, मतलब जो उपास्थियों के बारे में इसमें देखा गया और कुछ जो जनरल बातें हैं मानव कंकाल तंत्र की वो इसके अंदर शामिल किए गई हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अस्थियाँ और संधियाँ इनके बारे में देखेंगे। और ये क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, पूरा कंप्लीट चैप्टर दे रखा है 12th क्लास की बायोलॉजी की राजस्थान बोर्ड की बुक में, तो बहुत बड़ा टॉपिक है। इस कारण एक वीडियो में ये कम्प्लीटली करेंगे तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैंने अलग अलग इसके पार्ट बनाए हैं। ये वीडियो 12th क्लास के बच्चों के अलावा 10th क्लास, 12th, रीट, नीट एंड ऑल जितने भी कंपटीशन एग्जाम हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप मेरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक देखिए, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक मानव कंकाल तंत्र। सबसे पहले बात करते हैं मानव कंकाल तंत्र की उत्पत्ति के बारे में। तो इसकी उत्पत्ति हुई किससे है? तो एक्टोड्रम और मेसोड्रम से इसकी उत्पत्ति हुई है। एक्टोड्रम और मेसोड्रम से। ये मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन करके बताया कि जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो 3 जनन स्तर बनते हैं। एक्टोड्रम सबसे बाहर की ओर, फिर मध्य में मेसोड्रम और सबसे अंदर की ओर एंडोड्रम होता है। तो इसकी मानव कंकाल तंत्र की उत्पत्ति एक्टोड्रम और मेसोड्रम से हुई है। हिंदी में बोलते हैं बाह्य स्तर हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा मध्य स्तर। यहाँ पे कंपटीशन एग्जाम वाले बच्चों के लिए क्वेश्चन बन जाता है मानव कंकाल तंत्र की उत्पत्ति किससे हुई है, तो इसमें दोनों ही हो जाएंगे, एक्टोड्रम या मेसोड्रम। कशेरुकियों में कंकाल 2 प्रकार का होता है। कशेरुकियों में जितने भी कशेरुकी प्राणी हैं उनमें कंकाल है 2 प्रकार का पाया जाता है, एक तो बाह्य कंकाल, एक अंतः कंकाल। बाह्य कंकाल होता है ये पूर्णतः या आंशिक रूप से, या तो पूर्णतः कंप्लीटली बाहर होगा या आंशिक रूप से शरीर के बाहर उपस्थित होता है। इसकी जो उत्पत्ति है वो चरम एवं अधिचरम से इसकी उत्पत्ति होती है, डर्मिस या एपिडर्मिस से। ये मर्त होता है, यानी कि सामान्यतः देखें तो ये मर्त होता है, लेकिन कुछ ऐसी रचनाएं होती हैं जो जीवित पाए जाती हैं, क्योंकि इनकी जड़ें जो होती हैं उन रचनाओं की जो जीवित होती हैं वो त्वचा के अंदर धसी हुई पाई जाती है, और इस कारण से ये रचनाएं सजीव होती हैं, और सजीव होने के कारण ही इनमें लगातार जो बाह्य कंकाल है इनमें वृद्धि होती रहती है। यानी कि सामान्य रूप से देखें तो बाह्य कंकाल मृत होता है, लेकिन कुछ रचनाएं वो जीवित रूप में पाई जाती है, और इसी कारण बाह्य कंकाल में भी हमें वृद्धि देखने को मिलती है। एग्जाम्पल देखें बाह्य कंकाल की, तो रोम और नाखून मुख्य रूप से है वो मानव में जो बाह्य कंकाल के रूप में पाए जाते हैं वो रोम और नाखून होते हैं। हम देखते हैं कि लगातार बढ़ते रहते हैं। मछली में सलक, सरीसृप जो सर्प हैं इनके अंदर सलक और परसलक पाए जाते हैं। पक्षियों में पर होते हैं, और जो नखर होते हैं वो क्या होते हैं? बाह्य कंकाल के उदाहरण होते हैं। स्तनीय जितने भी प्राणी हैं उसमें रोम, नाखून, सींग, सींग भी क्या है? बाह्य कंकाल के ही उदाहरण है। नेक्स्ट है अंतः कंकाल। अंतः कंकाल शरीर के भीतर उपस्थित होता है, यानी शरीर के अंदर की ओर पाया जाता है, अंदर पाया जाता है ये। इसकी जो उत्पत्ति होती है ये मेसोड्रम से होती है। ये भी आप अच्छे से ध्यान में रख लेना, जो जितने भी कंपटीशन एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए एक छोटा क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है कि अंतः कंकाल की उत्पत्ति किससे हुई है, तो इसमें क्या हो जाएगा? मेसोड्रम से हुई है। और सामान्य रूप से ये किसका बना होता है? जो अंतः कंकाल होता है ये अस्थियों और उपास्थियों का ही बना होता है। प्रारंभ में ये मुख्य रूप से देखें तो अंतः कंकाल उपास्थियों का बना होता है, लेकिन धीरे धीरे अंततः ये जो उपास्थियाँ होती है ये बाद में अस्थियों में परिवर्तित हो जाती है, और कुछ इस प्रकार की अस्थियाँ होती है वो शुरुआत में ही अस्थियाँ बन जाती है। अंतः कंकाल सजीव होता है। देखो हमने देखा था बाह्य कंकाल क्या होता है? मर्त होता है, लेकिन कुछ रचनाएं इसमें जीवित होती है, जबकि अंतः कंकाल पूरा ही कैसा होता है? सजीव होता है। इनमें सजीव प्राणियों में जो होने वाली क्रियाएं वो सभी होती हैं। अंतः कंकाल उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार का होता है, यानी कि अंतः कंकाल है वो उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार का मिलता है, या फिर ये कह सकते हैं कि अंतः कंकाल 2 प्रकार की रचनाओं से मिलकर बना होता है। एक तो उपास्थि जिसे हम कार्टिलेज बोलते हैं, और दूसरा है अस्थि या बोन। अब एक एक करके दोनों के बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उपास्थि या कार्टिलेज की, जो कि बहुत ही कोमल व लचीली रचनाएं होती हैं।
कान का जो बाह्य भाग होता है जिसे कर्ण पल्लव या कान का पीना कहते हैं, और गर्दन का जो आगे का उभरा हुआ भाग है जिसे हम एपिग्लोटिस कहते हैं। ये सभी रचनाएं हैं उपास्थियों की बनी होती हैं जो कि कोमल व लचीली होती हैं। उपास्थि की आधात्री में कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाई जाती है। तो ये थोड़ा सा अच्छे से याद कर लेना क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा गया है, और 12th जो अजमेर बोर्ड का एग्जाम उसमें भी बहुत बार पूछा गया है कि उपास्थि की आधात्री में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो कौन सी होती है, कॉन्ड्रिन प्रोटीन होती है। उपास्थि की आधात्री में उपास्थि अणु या कॉन्ड्रोसाइट कोशिकाएं पाई जाती हैं, और यही कोशिकाएं आगे जाकर के उपास्थियों का निर्माण करती हैं। तो कौन सी कोशिकाएं हैं जो उपास्थियों का निर्माण करती हैं, तो कौन सी हो जाएंगी, उपास्थि अणु या कॉन्ड्रोसाइट कोशिकाएं। उपास्थि की आधात्री को चारों ओर से प्रिउपास्थि या पेरिकोन्ड्रियम नामक आवरण घेरे रहता है। प्रिउपास्थि या पेरिकोन्ड्रियम नामक आवरण है जो उपास्थि को चारों ओर से घेरे रहता है। तो ये तीनों रचनाएं आप आराम से याद करते हैं इसके इंग्लिश के वर्ड से। इंग्लिश में बोलते हैं कार्टिलेज। सी हो जाएगा कॉन्ड्रिन प्रोटीन, और सी हो जाएगा कॉन्ड्रोसाइट कोशिकाएं। तो उपास्थि के अंदर क्या होता है, कोमल व लचीली रचनाएं होती है, कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाई जाती है, उपास्थि अणु या कॉन्ड्रोसाइट कोशिकाएं पाई जाती है जो आगे जाकर उपास्थि का निर्माण करती है, और इसकी आधात्री को चारों ओर से प्रिउपास्थि या पेरिकोन्ड्रियम आवरण घेरे रहता है। उपास्थि को उत्पत्ति के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। तो सबसे पहले काचाभ उपास्थि, सेकंड है प्रत्यास्थ उपास्थि, और थर्ड है तंतुमय उपास्थि। तो सबसे पहले बात करते हैं काचाभ उपास्थि की, या जिसे हम हाइलेन उपास्थि भी कहते हैं। इसकी जो आधात्री होती है वो पारदर्शी होती है, हल्के पीले रंग की होती है। और इसकी बात करिए पाई कहाँ जाती है, तो जो आइज की संरचना देखते हैं हम, जो यहाँ पे लेंस पाया जाता है आँखों के अंदर, उस लेंस के पीछे की ओर जो द्रव्य भरा रहता है जिसे हम काचाभ द्रव्य बोलते हैं, वो इसी का उदाहरण है काचाभ उपास्थि का। तो यहाँ पे मैंने इसकी संरचना भी दिखाई गई है। ये होती है काचाभ उपास्थि, जिसके अंदर देखो पेरिकान्ड्रियम आवरण, कॉन्ड्रोसाइट कोशिकाएं भी यहाँ पे नजर आ रही है। तो ये होती है काचाभ उपास्थि, जिसकी आधात्री पारदर्शी होती है, हल्के नीले रंग की होती है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रत्यास्थ उपास्थि, जो कि बहुत ही लचकदार होती है, और इसे बोलते हैं इलास्टिक कार्टिलेज। इसकी आधात्री वो लचीले पीले तंतुओं की बनी होती है, और इसके उदाहरण है कर्ण पल्लव, कान का जो बाह्य भाग होता है, एपिग्लोटिस जो गर्दन के आगे की ओर उभरा हुआ भाग दिखाई देता है वो। ये है प्रत्यास्थ उपास्थि के उदाहरण। तो यहाँ पे ये संरचना भी देख सकते हैं आप लोग। ये होती है इलास्टिक या प्रत्यास्थ उपास्थि, जिसमें कॉन्ड्रोसाइट कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, प्रत्यास्थ रेशे या फाइबर्स या तंतु बोलते हैं जिन्हें, वो भी इसमें नजर आ रही हैं। नेक्स्ट है तंतुमय उपास्थि, या जिसे हम फाइब्रस उपास्थि भी बोलते हैं। इनमें क्या होता है, तंतुओं का संघन जाल पाया जाता है, जिसके कारण ये जो रचनाएं होती हैं तंतुमय उपास्थि जो होती हैं वो बहुत ही दृढ़ होती हैं। ये पाई कहाँ जाती है, जो अंतराकशेरुक बिंब होते हैं वहाँ पे पाई जाती है। देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 कशेरुकाएँ जहाँ से ये जुड़ती हैं, उन कशेरुकाओं के मध्य इस प्रकार से गद्दीनुमा संरचना बना लेती हैं जो कि तंतुओं से बनी होती है, और ये तंतुमय उपास्थि होती है जो 2 कशेरुकों को आपस में जोड़े रखती है। तो इसका उदाहरण कौन सा हो जाएगा, अंतःकशेरुक बिंब। ये रचना हो जाएगी इसकी फाइब्रस कार्टिलेज। ये हो गया उपास्थि के बारे में। उपास्थि जो कि बहुत ही लचीली व कोमल रचनाएं होती हैं, इसमें कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाई जाती है, और इसमें जो उपास्थि का निर्माण होता है वो कॉन्ड्रोसाइट कोशिकाओं से होता है जो कि आधात्री में मिलती है। आधात्री के चारों ओर परिउपास्थि या पेरिकोन्ड्रियम आवरण होता है। 3 प्रकार की होती हैं ये। काचाभ उपास्थि जो कि जिसमें आधात्री जो होता है वो पारदर्शी व हल्के नीले रंग का होता है। प्रत्यास्थ उपास्थि या इलास्टिक कार्टिलेज जिसकी आधात्री है वो लचीले पीले तंतुओं की बनी होती है, एग्जाम्पल है कर्ण पल्लव या एपिग्लोटिस। और थर्ड है तंतुमय उपास्थि जिसके अंदर क्या होता है, जो आधात्री होती है वो तंतुओं का संघन जाल पाया जाता है आधात्री में, और इसका उदाहरण हो जाएगा अंतराकशेरुक बिंब। तो इसमें से जो क्वेश्चन है सामान्य रूप से कॉन्ड्रिन प्रोटीन यहाँ से ही बनता है, और उपास्थियों का निर्माण कौन सी कोशिकाओं से होता है, उपास्थ्याणु कोशिकाओं से होता है, और इन सभी के एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, तो थोड़ा सा अच्छे से देख लेना। अस्थि के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। 2 टर्म है यहाँ पर जो बहुत बार एग्जाम में पूछी गई हैं, और हम कन्फ्यूज होकर के इन 2 जो इससे संबंधित जो क्वेश्चन है उसको हम गलत कर देते हैं। तो एक तो स्नायु है और एक होती है कंडरा।
दोनों एक जैसे आंसर नज़र आते हैं, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क होता है इनमें, और इसी फ़र्क की वजह से हम क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो पहला है स्नायु, या जिसे इंग्लिश में बोलते हैं लिगामेंट। तो ये क्या करता है, ये अस्थि को अस्थि से जोड़ता है। लिगामेंट या स्नायु होता है जो अस्थि को अस्थि से जोड़ता है। कंडरा, या जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं टेंडन्स, और ये क्या करता है, ये अस्थि को पेशियों से जोड़ता है। तो दोनों में जो अंतर होता है वो थोड़ा सा अच्छे से देख लेना, कि जो स्नायु या लिगामेंट होता है जो अस्थि को अस्थि से जोड़ता है, और कंडरा या टेंडन्स होता है वह अस्थि को पेशियों से जोड़ता है। इससे संबंधित बहुत बार एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इनको अच्छे से देख लेना। ये हो गया कार्टिलेज या उपास्थि के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम अस्थि के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे, और इसके अलावा जो हमारे शरीर में कौन कौन सी हड्डियाँ पाई जाती है, अस्थियाँ पाई जाती है, उनके बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।